हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी छात्र छात्राओं का हमारे बायो कैंप चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज फिर से एक बार हम बायो सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं और हमारा टॉपिक बहुत ही धुआंधार से चल रहा था, डीएनए और आरएनए। डीएनए हम लोगों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग के साथ खत्म किया था और इसके बाद नंबर आया था आरएनए का। आरएनए का भी आज अंतिम टॉपिक ले रहे हैं और जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था टीआरएनए। हम जानते हैं कि जो टीआरएनए है ये नॉन जेनेटिक आरएनए है और टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए भी फुल फॉर्म में कहा करते हैं। ट्रांसफर आरएनए में क्या हुआ, ये जो टीआरएनए है या यूं कह लीजिए जो ट्रांसफर आरएनए है, ये जो सेल के साइटोप्लाज्म में उपस्थित एमिनो एसिड को लेकर के आता है और मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन लगे होते हैं और कहाँ स्थित होता है, राइबोसोम की स्मॉलेस्ट यूनिट पर स्थित होता है, उनसे बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है और फिर राइबोसोम की लार्जर यूनिट में ले जा करके प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट कराता है। तो आइए शुरू करते हैं टीआरएनए। टीआरएनए जो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, इन आरएनओ में से सबसे छोटा टीआरएनए होता है या यूं कह लीजिए स्मॉलेस्ट आरएनए इज कॉल्ड टीआरएनए। और टीआरएनए लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, ये आरएनए का लीस्ट स्टेबल होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, कम होता है। टीआरएनए को तो आपने कह दिया स्मॉलेस्ट है और ये टोटल सेल का लगभग 10 to 15% पाया जाता है। जो सेल में जितना आरएनए पाया जाता है उसका 10 से 15% क्या प्रेजेंट होता है, टीआरएनए प्रेजेंट होता है। और जो टीआरएनए होता है इसको सोलेबल आरएनए कहते हैं, घुलनशील आरएनए कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह 0.1 मोल ऑफ NaCl विलयन में क्या करता है, घुल जाता है। अगर आप NaCl विलयन का 0.1 मोल लेते हैं तो ये जो टीआरएनए है ये घुल जाता है। अब टीआरएनए केवल जो साइटोप्लाज्मिक सेल में जो भरा होता है एमिनो एसिड उसको क्या करता है, कैरियर का काम करता है या पकड़ करके लेकर के आता है। अब टीआरएनए की 5 आर्म होती है। टीआरएनए की कितनी आर्म होती है, 5 आर्म होती है। 5 आर्म्स होती है टीआरएनए की। टीआरएनए की कितनी आर्म्स होती है, 5 आर्म होती है। और टीआरएनए की तो 5 आर्म होती है। उससे पहले एक बात सुन लें, टीआरएनए लीस्ट स्टेबल कहा गया है क्योंकि इसमें 70 से केवल 80 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये छोटा है ना, बहुत छोटा है। 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ, बहुत कम हो गया। इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, लाइट होता है, बहुत कम होता है। अब 5 आर्म होती है। एक आर्म हो गई सीसीए आर्म, दूसरी हो गई टी साइज सी आर्म और तीसरी हो गई एक्स्ट्रा आर्म, चौथी हो गई एंटीकोडॉन आर्म और पांचवी हो गई डीएचयू आर्म। ये 5 भुजाएं हो गई टीआरएनए की। पहले भुजा को हम कहते हैं सीसीए आर्म। तो सीसीए आर्म पर 3 अनपेयर्ड बेस पाए जाते हैं। 3 अनपेयर्ड बेस पाए जाते हैं। कौन कौन, एसीसी, सीसीए आर्म पे 3 अनपेयर्ड बेस पाए जाते हैं। एसीसी, ये 3 बेस पाए जाते हैं। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है, इनका जो मेन काम की बात करें, वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, अगर लेकिन इनकी मेन काम को बात करें तो एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से ला करके क्या करते हैं, इनसे जोड़ने का काम करते हैं। एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से ला करके क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म से ला करके राइबोसोम से जोड़ने का काम करते हैं।
ये। अब जब यहां पर ये जोड़ने का काम करते हैं, ये जुड़ गया, और CCA आर्म का जो एडेनिन पार्ट है वो एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जैसे कि एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड में दो सिरे होते हैं, जैसे एक COOH आर्म और ये रहा एमिनो एसिड, और इसका दूसरा आर्म क्या हो गया, NH2। एमिनो एसिड का एक सिरा NH2 एमीन ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो CCA आर्म के एडेनिन से क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जो एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो CCA आर्म के एडेनिन से क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और इसमें क्या होगा, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो इसमें क्या करेगा, एंजाइम और इससे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से इसमें ऊर्जा खर्च होगी। और हाँ, यहां पर जो 20 प्रकार का एमिनो एसिड होगा, कितने प्रकार का, 20 प्रकार का, 20 टाइप का जो एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड 20 टाइप का एमिनो एसिड होगा, तो 20 टाइप का tRNA होगा, tRNA, और 20 टाइप का क्या होगा, एंजाइम, क्या होगा, एंजाइम। देखिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड के लिए 20 प्रकार का tRNA होगा और 20 प्रकार का एंजाइम होगा। CCA आर्म पे जो डायरेक्शन होती है 3-5 की तरफ होती है। अब यहां पर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो tRNA से जोड़ने के लिए, एमिनो एसिड को tRNA से जोड़ने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसिस पाया जाता है। तो एमिनो एसाइल प्लस एंजाइम और ATP, ऊर्जा खर्च होगी, ATP लग रही है, और ये फॉर्मेशन किसका करेगा, एमिनो एसाइल एंजाइम का प्लस AMP कॉम्प्लेक्स। और कुछ किताबें AMP कॉम्प्लेक्स के बाद प्लस IP भी लिख दिया करती हैं। क्या लिखती हैं, प्लस IPP भी लिख देती हैं। और फिर क्या होगा, जो AMP कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो एमिनो एसाइल से ये मिल करके प्लस एंजाइम और AMP कॉम्प्लेक्स प्लस tRNA जुड़ करके ये फॉर्मेशन किसका करता है, एमिनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स प्लस एंजाइम प्लस AMP का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार ये एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से ले जा करके राइबोसोम की यूनिट से जोड़ने का काम करता है। अब यहां पर आते हैं दूसरे आर्म पे, T-Sci आर्म। जो T-Sci आर्म होता है इस पे स्यूडो यूरिडीन बेस पाया जाता है। T-Sci पे कौन सा बेस क्या पाया जाता है, स्यूडो यूरिडीन बेस पाया जाता है। और T-Sci आर्म का जो मुख्य कार्य होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, ये जो राइबोसोम की स्मॉलेस्ट यूनिट पे कॉपर जो प्लेट होती है उससे जोड़ने का काम करती है। tRNA को राइबोसोम की स्मॉलेस्ट यूनिट पर उपस्थित कॉपर प्लेट से जोड़ने का काम करती है। कौन, T-Sci आर्म। फिर इसके बाद आता है तीसरा, थर्ड पार्ट, एक्स्ट्रा आर्म। एक्स्ट्रा आर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, नो प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इट हैव द वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड नंबर। ये वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड नंबर को रखता है, घटती है बढ़ती है, इसलिए एक्स्ट्रा आर्म का कोई विशेष रोल नहीं होता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ, एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म, यहां पर एंटी का मतलब होता है उल्टा, कोडॉन का मतलब जो नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, एडेनिन थायमिन, सॉरी यहाँ थायमिन तो है नहीं, यूरेसिल है, साइटोसिन है, ग्वानिन है। तो आर्म ये क्यों कहा गया, इस पर जो 7 अनपेयर्ड बेस पाए जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड बेसेस पाए जाते हैं। और इसमें जो बीच के 3
जो बेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन। 1 2 3 इन तीनों को एंटीकोडॉन कहते हैं। और इन अंतिम तीनों कोडॉन का ये यूएसी हो गए। जो अंतिम कोडॉन होता है इसी को ओवलिवेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवलिवेस। क्या कहते हैं, ओवलिवेस। ओवलिवेस कहते हैं। ये ओवलिवेस जो है किसी भी वेस के द्वारा इजीली बहुत आसानी से रिप्लेस कर दिया जाता है और न्यू कोडॉन को फॉर्मेशन होता है। लेकिन इनको ये डिस्टर्ब न्यू कोडॉन बनता है, लेकिन सीजी या एसी को ये ओवलिवेस किसी प्रकार कोई डिस्टरबेंस नहीं पहुंचाता है। तो जो ये बीच के तीनों क्या कहलाए, एंटी कोडॉन है। ये कोडॉन के क्या करते हैं, कोडॉन के उल्टा होते हैं, ये इनिशिएशन कोडॉन के उल्टा होते हैं, इसलिए इसे एंटी कोडॉन कहते हैं। देखिए यूरेसिल डबल बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ेगा, एडेनिन से, और एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा किससे, यूरेसिल से, और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कौन जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा। तो ये जो तीन है AUG, ये क्या है, कोडॉन है, और इनके उल्टा ये बेस तीनों आ रहे हैं, इसलिए इनको कहा गया एंटी कोडॉन। और एंटी कोडॉन की जो डायरेक्शन होती है वो कोडॉन के अपोजिट होती है। जो एंटी कोडॉन की जो डायरेक्शन होती है कोडॉन के अपोजिट होती है। क्यों, इसमें देखिए, इसमें जो डायरेक्शन होती है इसकी क्या होती है, 5-2 कितना होती है, 3 होती है। देखिए यहां पर ये उल्टा एक दूसरे की जो डायरेक्शन है क्या है, उल्टी है, इसलिए इसको क्या कहा गया, एंटी कोडॉन कहा गया। अब एंटी कोडॉन, और ये कहा गया तीसरा जो ओवलिवेस है, किसी वेस के द्वारा कोडॉन के द्वारा इजीली से रिप्लेस हो जाएगा और न्यू कोडॉन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगी, मदद करेगी। अब आते हैं DHU आर्म, पांचवा DHU आर्म। DHU आर्म पे डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस पाया जाता है, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस पाया जाता है। और इस पे जो डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस होता है, DHU आर्म, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन बेस में आपको क्या करना है, इसका मुख्य कार्य होता है एक निश्चित प्रकार के एमिनो एसिड के लिए एक निश्चित प्रकार के टीआरएनए को लेकर आना। ऐसा नहीं कि चाहे जिस एमिनो एसिड को पकड़ लाइए और चाहे जिस टीआरएनए को ले आइए और उसका प्रोटीन सिंथेसिस करवा दीजिए, ऐसा नहीं है। एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड को, जैसे सपोज दैट हम लोगों ने पढ़ा है कि ये मान लीजिए राइबोसोम है, तो राइबोसोम की इस पर क्या होता है, ये mRNA होता है। ये क्या होता है, mRNA होता है, और यहाँ साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड और टीआरएनए होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में भरा है, साइटोप्लाज्म। ये तो विशेष प्रकार के एमिनो एसिड को विशेष प्रकार के टीआरएनए को लेकर के यहाँ कोडॉन होगा, उससे बॉन्ड बनवाएगा या जोड़ेगा, और फिर इनको पकड़ करके कहां लेकर आएगा, यहां पर राइबोसोम की बड़ी इकाई में लेकर आएगा। तो DHU आर्म का जो मेन काम है कि ये विशेष प्रकार के टीआरएनए के लिए या विशेष प्रकार के एमिनो एसिड का चयन करता है, और इस प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस हमारी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है बच्चों। और इसको विशेष करके याद रखिएगा। इसका जो नीट के लिए जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 0.1 मोल ऑफ NaCl में क्या होता है, घुल जाता है। लीस्ट अमाउंट में इसका अमाउंट कितना पाया जाता है, और इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किसके, CCAR के एडेनिन से जुड़ता है। याद रखिए एडेनिन से, ये काफी इंपॉर्टेंट माने रखता है। और हायर जो कंपटीशन होते हैं उनमें कई बार पूछा गया है ओवलिवेस क्या होता है। ओवलिवेस क्या होता है, साइटोसिन होता है। क्या होता है, ओवलिवेस
जो होता है एंटीकोडॉन का साइटोसिन होता है, क्योंकि ये सी है, साइटोसिन होता है। और ये इसको एंटीकोडॉन क्यों कहा गया, इसकी डायरेक्शन कई बार पूछी गई, इसकी डायरेक्शन ये। तो बच्चों इस प्रकार mRNA को पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमें भी याद करते रहिए, हमारे बायोकेम चैनल को भी याद करते रहिए। कभी कभी हमें भी याद कर लिया करिए, किस रूप में, जब आपका क्वेश्चन ना हो तब मुझे याद करिए कि गुरु सदा सहाय लगिए और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। बच्चों अब चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।